नमस्कार मित्रों, अनुभव कंप्यूटर शिक्षण संस्थान शेरगढ़ की तरफ से प्रस्तुत है RSCIT पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और मैं महेश कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नए वीडियोज़ हम जारी करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरण हेतु प्रयोग में आने वाले नियम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोकॉल, ट्विस्टेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वायरलेस मॉडेम। उत्तर है इसका प्रोटोकॉल। देखिए मित्रों, कुछ प्रोटोकॉल्स के उदाहरण आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। FTP, TCP, SSL, SMTP, HTTP, POP वगैरह, जो कि नेटवर्क के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी होते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए, जैसे कि FTP है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज़ है। तो ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल F5, शिफ्ट प्लस F5 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। उत्तर है इसका शिफ्ट F5। देखिए मित्रों, जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसका हम स्लाइड शो देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला है फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरुआत से होता है, और दूसरा ऑप्शन है करेंट स्लाइड। करेंट स्लाइड से अर्थात जो स्लाइड हमारे सामने वर्तमान में खुली हुई है उसी स्लाइड से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की इसकी होगी कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5। हमारा तीसरा प्रश्न है, DBMS का विस्तारित रूप है। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रीट बाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डॉक्यूमेंट ब्रीफिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उत्तर है इसका हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी बड़ी कंपनी या सरकार वगैरह के या नागरिकों के डेटा को एक डेटाबेस बनाकर सेव करते हैं, जिसका कि हम भविष्य में उपयोग कर सकें, उसकी सॉर्टिंग कर सकें और उसकी रिपोर्टिंग कर सकें। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, जैसे MySQL है, SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये एक बहुत बड़े डेटा को सेव कर सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ओरेकल भी है। और अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, और इसका उत्तर है हमारा गीगाबाइट, क्योंकि गीगाबाइट इन सबसे बड़ी है। अब हम आपके सामने एक चार्ट के द्वारा बताना चाहेंगे किस प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट्स होती है जिसके द्वारा डिजिटल डेटा को मापा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, अर्थात कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1 को ही समझता है और सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं इस बाइनरी भाषा पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो एक अंक 0 अथवा 1 जिसको बिट कहते हैं। 4 बिट का समूह निब्बल कहलाता है अर्थात आधा बाइट। 8 बिट का समूह 1 बाइट कहलाता है अर्थात 1 बाइट। 1024 बाइट का समूह 1 किलोबाइट कहलाता है अर्थात 1 KB। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट अर्थात 1 GB। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट और 1024 हेक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। तो ये मेमोरी की यूनिट्स हैं और हम अपनी जितनी भी फाइल्स वगैरह होते हैं इसी मेमोरी यूनिट्स में ही नापा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 1024 KB, 1024 बाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बिट्स।
पिछली तालिका हमने जो पढ़ी थी उसको ध्यान में अगर हैं आपके तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर होगा 1024 किलोबाइट। तो हम देखते हैं 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। हमारा अगला प्रश्न www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड हॉल वेब। आंसर है हमारा इसका वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए मित्रों, वर्ल्ड वाइड वेब एक चीज़ है जो विश्व के जितने भी बहुत सारे वेब पेजेस हैं वो एक हाइपर लिंक के जरिए जुड़े हुए हैं, उसका समूह वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने इसका निर्माण किया था और आज वो हमारे सामने विश्व में फैला हुआ है। नेटवर्क पर जो भी वेब पेजेस का जाल है उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त की के संयोग का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट कीज का प्रयोग हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा है? तो उसमें है Ctrl+J, Ctrl+M, Ctrl+K या Shift Ctrl+Z। तो इसका उत्तर है हमारा Ctrl+K। इस शॉर्टकट की के द्वारा हम हाइपरलिंक डाल सकते हैं। वैसे ये हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक एक वह लिंक होता है जिसके द्वारा हम दो वेब पेजेस को या दो फाइलों को या किसी फाइल लोकेशन को आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और फिर उस हाइपरलिंक पर क्लिक करके हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक यहाँ पर आपको इंसर्ट मेनू के अंदर मिलेगा और इस पर क्लिक करके भी आप हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+K दबाकर भी आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा SMPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई या स्टोरेज मोड पावर सप्लाई। उत्तर है इसका हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। ये देखिए मित्रों, इस प्रकार से ये एक SMPS का एक बॉक्स होता है जो कि किसी भी CPU के अंदर लगा रहता है, अर्थात कैबिनेट में लगा रहता है और ये पूरे मदरबोर्ड को और कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट है उन सबको पावर की सप्लाई करता है और ये पावर सप्लाई DC में होती है। हमारा अगला प्रश्न HTML का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वेब विकास हेतु, वर्ड फाइल बनाने हेतु, प्रिंटिंग हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है हमारा इसका वेब विकास हेतु। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में वेब पेज लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नमूना आपके सामने है। ये वेब पेज बनाया हुआ है HTML में और इसके कोड लिखे गए हैं HTML में, आप देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML, फिर HTML है, हेड है, बॉडी है आदि इसमें लिखे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खाली जगह फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जैसा आप जानते हैं MS पेंट एक पिक्चर एडिटर है जो कि विंडोज़ के साथ में ही आता है। इसके ऑप्शंस हैं BMP, JPG, PNG या AVI। तो इसका उत्तर है हमारा AVI। AVI में हम MS पेंट में कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकते। देखिए, ये तीन जो फॉर्मेट हैं BMP, JPG और PNG, ये चित्र फाइलें हैं, अर्थात ये पिक्चर फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ होते हैं। जबकि AVI जो होती है वो एक वीडियो फाइल होती है और वीडियो फाइल की एडिटिंग MS पेंट में नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बोथ A एंड B या नॉन ऑफ द एबोव। इसमें कौन सा है? तो बोथ A एंड B। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने दोनों ऑप्शंस रहते हैं। हम किसी स्लाइड को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दोनों रूप में हम उसको मैनेज कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन मेनू के अंदर आपको स्लाइड ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पोर्ट्रेट यानी सीधी स्लाइड और लैंडस्केप यानी आड़ी स्लाइड आप काम में ले सकते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन है हमारे पास USB, स्कैनर, मॉडेम या प्रिंटर। तो उत्तर है हमारा इसका मॉडेम। देखिए मित्रों, एक मॉडेम जो कि आपने देखी भी होगी और ऑफिसों में भी इस प्रकार से लगी रहती है, जिसके द्वारा आप वायर केबल के द्वारा या वायरलेस तरीके से भी आप कंप्यूटर से इसको जोड़ सकते हैं और इंटरनेट का आप एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि आजकल वाईफाई चलने लग गया है, वाईफाई डोंगल भी आ गए हैं और मोबाइल से भी आप वाईफाई काम में लेते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड डेटा को यूज़ करने के लिए हम इस प्रकार से मॉडेम काम में लेते हैं। मॉडेम कैसे काम करती है जरा हम देखें इसको। ये मॉडेम की कार्यप्रणाली आप देख सकते हैं। टेलीफोन लाइन जो होती है वो स्प्लिटर में लगती है और स्प्लिटर से एक लाइन जाएगी फ़ोन में, जिससे आप फ़ोन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और स्प्लिटर से दूसरी लाइन जाती है मॉडेम में, और मॉडेम इसको क्या करती है, डेटा को कन्वर्ट करती है। मॉडेम इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइन के अंदर जो डेटा आता है वो आता है एनालॉग सिग्नल्स में, मॉडेम उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल रूप में और फिर कंप्यूटर को भेज देती है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, इसलिए मॉडेम इसको ट्रांसलेट करती है डिजिटल डेटा में। फिर जब हम कोई फाइल कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी को भेजते हैं तो हमारी चूँकि फाइल डिजिटल रूप में होती है तो मॉडेम उसको कन्वर्ट करती है एनालॉग में और फिर आगे टेलीफोन लाइन के माध्यम से आगे भेज देती है। तो इस प्रकार से मॉडेम, जिसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 है क्या है? कंप्यूटर गेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरवॉल है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर वह लेयर होती है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करती है। यूजर चूँकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संपर्क में रहता है और अपना कार्य करता है, तो यूजर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट का काम भी करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जरा हम देखें इसको आगे, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण होता है विंडोज 7। विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण है, जिसमें विंडोज 7 है, विंडोज़ 8 है और वर्तमान में विंडोज़ 10 हम काम में लेते हैं। विंडोज़ की कुछ ऑल वर्जन्स जो हैं, जो मैंने लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं। विंडोज़ सबसे पहले 1985 में आया था विंडोज़ 1.0, फिर विंडोज़ 2.0 ये 1987 में आया था, और विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 3.5 वगैरह जो वर्जन आए थे वो 1990 से 1992 के बीच में लॉन्च किए गए थे। उसके बाद में विंडोज़ 95 आया 1995 में, फिर विंडोज़ 98 ये 1998 में लॉन्च किया गया, और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ और कई वर्षों तक इसका अच्छी तरह से उपयोग होता रहा। उसके बाद में विंडोज़ ME 2000 में लॉन्च हुआ था, फिर विंडोज़ NT ये 1993 में लॉन्च हुआ था, फिर विंडोज़ 2000 ये सन 2000 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में आया विंडोज़ XP 2001 के अंदर, और विंडोज़ XP भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। अमेरिकन सेना जो है, वो नेवी जो है, वो आज भी विंडोज़ XP का प्रयोग करती है, क्योंकि इस सिस्टम को हैक करना इतना आसान नहीं है। फिर आया विंडोज़ विस्टा जो अधिक नहीं चला था, ये 2006 में आया था। उसके बाद में विंडोज़ 7 ये 2009 में आया था। फिर विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 लॉन्च किए गए थे, ये 2012 और 2013 में। उसके बाद विंडोज़ 10 2015 में आया था, और फिर विंडोज़ का प्रवर्धित संस्करण जो आया था विंडोज़ 10S 2017 में। वर्तमान में विंडोज़ 10 ही अधिकांश कंप्यूटरों के अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम अलग वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का क्या तात्पर्य है? देखिए मित्रों, ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट को तिरछा करना, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है हमारा इसका टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना। देखो, हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जब आप वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में जब कुछ टाइप करते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट के बीचों बीच रेखा खींच सकते हैं। देखिए,
ये आप देखेंगे होम मेनू के अंदर आपको मिलेगा, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होते हैं, उसी के पास में ABC लिखा रहता है और इसके ऊपर एक लाइन खींची गई होती है, बीच में से काटा गया होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन काम में ले सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने हेतु खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। वर्ड क्लिप, डेको टेक्स्ट, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट। तो उत्तर है हमारा इसका वर्ड आर्ट। ज़रा देखिए मित्रों, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड आर्ट इस तरह से दे रखा होता है और इस पर क्लिक करने पर वर्ड आर्ट के बहुत सारे डिज़ाइंस खुलते हैं, जिसको आप यूज लेकर के वर्ड आर्ट काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? ट्रांसमीटर, DSL, HHL या डायोड। उत्तर है हमारा इसका DSL। DSL अर्थात डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि DSL की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न है, यूनिकोड है 4 बिट कोड, 8 बिट का कोड, 16 बिट का कोड या 32 बिट का कोड। उत्तर है हमारा 16 बिट कोड। अगला प्रश्न है, रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है F1, F3, F5 या F9। तो इसका उत्तर है हमारा F5। जब हमें डेस्कटॉप रिफ्रेश करना होता है तो हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑप्शन काम में लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको F5 के द्वारा भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए भी हम F5 की प्रयोग करते हैं। हालांकि प्रयोग के हिसाब से अलग अलग इसके उपयोग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर F5 रिफ्रेश करने के लिए काम में आती है और F1 हेल्प के लिए काम में आती है। ये देखिए कीबोर्ड पर इस प्रकार से यहाँ F1, F2, F3, F4, F5 इस प्रकार से F12 कुंजियाँ तक होती हैं। F5 जो होती है वो रिफ्रेश के लिए हम काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। तो पेज 1, होम पेज, सर्च पेज, पेज 0। उत्तर है इसका होम पेज। देखिए जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उसका वेब पेज यानी कि होम पेज ही खुलता है। जैसे आप देखिए वेबसाइट है, आप खोलेंगे acss.serger.in तो ऑटोमेटिकली वो home.html पेज ही खुलेगा और वह उसका मेन यानी कि होम पेज होगा। अब होम पेज खोलने के बाद आप दूसरे पेजेस पर जा सकते हैं जिसके हाइपरलिंक्स उस होम पेज पर दे रखे होते हैं, जैसे अबाउट मी है, प्रोजेक्ट्स है, कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे पेजेस बनाए जा सकते हैं और उस होम पेज से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे कहा जाता है यूनिप्रोसेस, मल्टी थ्रेड्स, मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे हैं इसका उत्तर है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वो होता है, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में एक ही सिंगल प्रोसेसर मदरबोर्ड है जिसमें एक ही प्रोसेसर लगता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है जिसमें 2 प्रोसेसर एक साथ लगाए जा सकते हैं। ये खांचा जो है ये प्रोसेसर का है और इस प्रकार मल्टी प्रोसेसर लगने पर कंप्यूटर की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, MP3 है एक ऑपरेटिंग प्रणाली, वीडियो कार्य से संबंधित, इंटरनेट कार्य से संबंधित या ऑडियो कार्य से संबंधित। तो हमारा उत्तर है इसका ऑडियो कार्य से संबंधित। ये देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट आप देखेंगे तो MP3 जो एक ऑडियो फाइल है जिस पर डबल क्लिक करके आप गाने सुन सकते हैं, तो इसका इस प्रकार से इसका लोगो होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, QWERT पाया जाता है स्क्रीन लेआउट में, एंटीवायरस, कीबोर्ड लेआउट में या माउस रोलर में। तो उत्तर है हमारा कीबोर्ड लेआउट में। देखिए मित्रों, इस प्रकार से आप कीबोर्ड पर जब टाइपिंग शुरू करते हैं तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो
जो अल्फ़ाबेटिकल की जो होती है वो इस प्रकार से होती है QWERT POIUY ASDFG :LKJH। इस प्रकार से ये अल्फ़ाबेटिकल कीज होती है जिसके द्वारा आप टाइपिंग सीखते हैं। तो ये कीबोर्ड एक लेआउट है QWERT। ये प्रश्न भी RSCIT में कई बार पूछा जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगर एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर या FTP सर्वर। उत्तर है हमारा इसका डेटाबेस सर्वर। आप देख सकते हैं डेटाबेस सर्वर जिसमें डेटाबेस सेव रहता है, और एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो डेटाबेस सर्वर से डेटा एक्सेस करके यूजर को प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट या ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन इसका उत्तर है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। देखिए मित्रों, GUI क्या होता है हम जरा समझते हैं इस विंडोज़ के माध्यम से। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये स्क्रीन जो है ये GUI स्क्रीन है जो लेफ़्ट साइड में है, जिस पर आइकन बने हुए हैं और आप माउस से इन आइकन्स पर क्लिक करके आप सीधे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ये जो राइट साइड में आप ब्लैक कलर की जो स्क्रीन देख रहे हैं ये CUI है, अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जिसमें आपको कमांड याद रखने पड़ते हैं और कमांड टाइप करके ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये पहले चला करती थी और वर्तमान में हम GUI का प्रयोग ही करते हैं। विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं वो सब के सब GUI हैं, और MS-DOS जिसको CMD भी कहते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं वो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस, रिंग, ट्री, स्पाइडर। उत्तर है हमारा स्पाइडर। देखिए मित्रों, ये जो चित्र आपके सामने आप देख रहे हैं जिसमें ये बस टोपोलॉजी, ये स्टार, ये रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजी आपके सामने दे रखी है। टोपोलॉजीज क्या होती है? आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो नेटवर्किंग का तरीका अपनाया जाता है उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं, और ये अपने आकार के हिसाब से अपने नाम से जानी जाती है। तो स्पाइडर कोई टोपोलॉजी नहीं है, जबकि बस टोपोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसमें एक बीच में तार होती है और सारे कंप्यूटर तार से जुड़े रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक तारे की तरह होता है जिसके बीच में हब होता है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स हब के द्वारा जुड़े रहते हैं, तार के द्वारा। रिंग टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं एक रिंग की तरह ही नेटवर्किंग होती है। मैश टोपोलॉजी आप देख सकते हैं जो कि सबसे विश्वसनीय भी मानी जाती है। इसमें आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड ही पूरे सिस्टम रहते हैं। ट्री टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी आप देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा स्पाइडर टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? तो उत्तर है, देखिए जरा ऑप्शन, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मध्यम स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा या निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। उत्तर है हमारा इसका निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। देखिए प्रोग्रामिंग भाषाएं जो होती हैं वे भाषाएं होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, जिनको कंप्यूटर समझ करके उसके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। मूल रूप से प्रोग्रामिंग भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं भी दो प्रकार की होती हैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। जिसमें मशीनी भाषा तो बिल्कुल 010101 की भाषा ही होती है, अर्थात बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है, जबकि असेंबली भाषा मशीनी भाषा और कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का मिला हुआ रूप होता है। और जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं वे प्योर अंग्रेजी शब्दों से ही बनी होती है। कुछ उदाहरण हैं जिसके C है, C++, बेसिक, विजुअल बेसिक, जावा, HTML, SQL, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, ASP, ASPX, JSP वगैरह वगैरह, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कुछ अनुवादक प्रोग्राम होते हैं जो कि इन उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा मशीनी भाषा को ही समझता है, अंग्रेजी भाषा को नहीं। इसलिए
इस उच्च स्तरीय भाषाओं के जो प्रोग्राम होते हैं इनको ट्रांसलेट किया जाता है निम्न स्तरीय भाषा में, अर्थात मशीनी भाषा में। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम होता है असेंबलर, और उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ये, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू या गूगल क्रोम? उत्तर है हमारा गूगल क्रोम। आप देख सकते हैं ये जो कुछ सर्च इंजन दे रखे हैं, गूगल है, याहू है, एमएसएन, बिंग, AOL, ask.com वगैरह वगैरह, ये सब सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर हम खोल करके उसका यूज कर सकते हैं और सूचनाओं को खोज सकते हैं, जबकि गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो गूगल क्रोम में और गूगल में बड़ा अंतर है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम, जिसको केवल क्रोम भी कहते हैं, वो एक वेब ब्राउज़र है, वो एक प्रोग्राम है। देखिए अब हम आगे देखते हैं, इसमें ये देख सकते हैं गूगल और गूगल क्रोम में अंतर। गूगल का लोगो इस प्रकार से होगा, जबकि गूगल क्रोम का जो लोगो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। प्रश्न संख्या अगले देखते हैं हम, कौन सी ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है? डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव? उत्तर है हमारा डीवीडी। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस यानी कि प्रकाशिकीय संग्रहण युक्ति स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। देख सकते हैं ये डीवीडी जो है इस प्रकार से, इसमें जो डेटा रीड और राइट किया जाता है वो एक प्रकाश की किरणों के द्वारा। डीवीडी पर जब डेटा लिखा जाता है तो जो डीवीडी राइटर होता है उसमें से लेजर किरणें निकलती हैं और इस डीवीडी की सतह पर छोटे छोटे बिंदु बना देती है, खड्डे कर देती है, और जिससे प्रकाश परावर्तित होता है और डेटा रीड या राइट किया जाता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के जो आपके सामने हैं। जैसे हम देख सकते हैं स्टोरेज, जिसमें दो प्रकार का होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक जो डिवाइसेज होती हैं, एक तो चुंबकीय टैप यानी मैग्नेटिक टैप, और दूसरी होती है डिस्क। डिस्क में दो प्रकार के हैं, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी वर्तमान में बंद हो चुकी है, जिसकी क्षमता 1.44 MB हुआ करती थी, और हार्ड डिस्क जो कि वर्तमान में कंप्यूटर में लगती ही है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हम सेव कर सकते हैं। दूसरी ऑप्टिकल डिवाइसेज होती है, जैसे CD-ROM है, DVD-ROM है, CDR है, DVD-R है, CD-RW है, DVD-RAM है, DVD-RW वगैरह, इस प्रकार से डिवाइसेज होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एडा ऑगस्टा या जैकर्ड? उत्तर है इसका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिन्होंने दो प्रकार के एक इंजीनियरिंग कंप्यूटर बनाए थे, जिसमें पहला था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन, जो कि भाप से चला करते थे, और अमेरिका की जो जनगणना हुई थी उसमें इसका प्रयोग भी किया गया था। इन्हीं को कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी माना जाता है, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। टिम बर्नर्स-ली है जिन्होंने, आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब की रचना की है, खोज की है, और एडा ऑगस्टा वो लेडी थी जिसने पहला प्रोग्राम लिखा था, अर्थात दुनिया की पहली प्रोग्रामर है लेडी एडा ऑगस्टा। जैकर्ड, इसने भी एक कंप्यूटर ही बनाया था, लेकिन वो लूम के लिए काम लिया था, जिसको जैकर्ड का लूम भी कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक VGA कार्ड एक प्रकार का खाली जगह है? तो उत्तर के लिए ऑप्शन है हमारे पास, ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, मेमोरी कार्ड, प्रोसेसिंग कार्ड, गेम कार्ड। उत्तर है हमारा ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। ग्राफिक एडेप्टर कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर इस प्रकार से लगता है, और बहुत जो हैवी गेम वगैरह होते हैं वो खेलने के लिए इसको काम में लेते हैं, जो कि ग्राफिक एडेप्टर कार्ड कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात, जैसे कि x की घात 4 टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पावर या बोल्ड। तो उत्तर है हमारा सुपरस्क्रिप्ट।
देखिए मित्रों, इस प्रकार आप देख सकते हैं जब आप होम मेनू खोलते हैं वर्ड में तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर x की घात 2 दिखाया जाता है। तो आप किसी भी वर्ण को चूज करके इस प्रकार सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन खाली जगह के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है पिट्स, पॉइंट, रिजोल्यूशन या सेल्स। उत्तर है हमारा रिजोल्यूशन। देखिए मित्रों, रिजोल्यूशन जो होता है वो हमारे मॉनिटर की जो स्क्रीन पर खड़ी और आड़ी जो बिंदुओं की रेखाएं होती है उसको मापने में काम में आता है, और इसको हमेशा PPI में नापते हैं, यानी कि पिक्सल पर इंच। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है RSCIT में और कई बार आ भी चुका है कि PPI की फुल फॉर्म क्या है, पिक्सल पर इंच। डिस्प्ले रिजोल्यूशन क्या होता है जरा हम देखते हैं। जब आप अपने टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल को ऑन करते हैं तो आप उसके डिस्प्ले पर ध्यान से देखिए, आपको जो है बहुत ही छोटे छोटे बिंदु दिखाई पड़ते हैं, डॉट दिखाई पड़ते हैं। डिस्प्ले की उन्हीं डॉट्स को ही पिक्सल कहते हैं। ये हमेशा स्क्रीन पर रॉ और कॉलम में विभाजित होते हैं। उन्हीं रॉ और कॉलम विभाजित पिक्सेल्स को हम रिजोल्यूशंस कहते हैं। और दो जो डॉट्स होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उन्हें पिट्स कहते हैं, याद रखिएगा। और रिजोल्यूशन को हम आपको पता ही होगा, जैसे जानते हैं 720p है जिसको हम HD रेडी भी कहते हैं, और 1080p है वो आमतौर पर फुल HD भी आता है। आप मोबाइल देखते होंगे उसमें आपकी स्क्रीन फुल HD है या QHD इस प्रकार से आती रहती है। और 1444 जो 40p होता है वो आमतौर पर QHD कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खाली जगह का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। वायरस, एंटीवायरस, डिफेंडर या फायरवॉल। उत्तर है इसका फायरवॉल। देखिए मित्रों, इस प्रकार से फायरवॉल एक आपके कंट्रोल पैनल के अंदर उपलब्ध एक ऑप्शन होता है जिसको अगर आप ऑन रखते हैं तो बाहर से कोई हैकर्स या जो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर्स जो इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, फायरवॉल उनको एक दीवार बनकर रोक देता है और आपके कंप्यूटर तक उसको पहुंचने नहीं देता। अर्थात नेटवर्क पर जो खतरे हैं उनसे आपको सुरक्षा करता है फायरवॉल। ये ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। बॉक्स, सेल, रॉ या बार। उत्तर है हमारा इसमें गलत दे रखा है, इसको सेल कहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये चित्र जो दे रखा है आपके सामने, इसमें D कॉलम है और 4 नंबर जो रॉ है एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण होता है जिसको सेल कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है D4 का मतलब है D नंबर कॉलम और 4 नंबर रॉ जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो सेल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय को कहते हैं। ई सेल, ई बिजनेस, ई कॉमर्स या ई परचेज। उत्तर है हमारा ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स वह सुविधा है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी करते हैं या ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। देखिए इसको हम समझते हैं आसानी से। आप देख सकते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं जिसमें B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G, नॉन बिजनेस ई कॉमर्स, सोशल ई कॉमर्स, मोबाइल ई कॉमर्स या पीयर टू पीयर ई कॉमर्स। तो इस प्रकार ऑनलाइन परचेजिंग ई कॉमर्स के माध्यम से हम करते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लॉग्स क्या हैं? देखिए उत्तर है इसका, एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट। जब हम व्यक्तिगत रूप से अपना खुद का एक पेज तैयार करते हैं और ये फ्री में मिलता है तो उसे हम ब्लॉग्स कहते हैं। देखिए ध्यान से, ब्लॉग्स गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि वेबसाइट की तरह काम करता है। ये गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है। ब्लॉग्स के जरिए आप अपनी बातों को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं।
जैसे हम फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं तो वह पोस्ट कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है, किंतु ब्लॉग्स पर लिखी गई आपकी पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो गूगल पर उसके बारे में सर्च करता है। इस प्रकार से ब्लॉग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लोग आज इसके द्वारा पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं। तो आप अपना खुद का एक पर्सनल ब्लॉग भी बना सकते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या फिजिकल इंटेलिजेंस। उत्तर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। देखिए, आपने रोबोट देखे होंगे, तो रोबोट्स जो काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी काम करते हैं, उसी पर काम करते हैं। इसकी शॉर्ट नेम है AI। आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो आपने देखा भी होगा कि इस मोबाइल के अंदर AI की सुविधा उपलब्ध है। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। धन्यवाद मित्रों, अंत तक आपने इस वीडियो को देखा और मैं कामना करता हूँ कि आज जो प्रश्न आपने पढ़े हैं उसका आपको लाभ मिले और आने वाले RSCIT परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। धन्यवाद। फिर से आपका महेश कुमार प्रजापत। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।